क्योंकि इस विशेष मंच पर हम ये जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए विकास की नई उड़ान भर रहा है। और आज इस मंच पर हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि हम महसूस भी करने वाले हैं उन कहानियों को जो संघर्ष से सफलता तक पहुंची हैं, और हम बात उन चेहरों की भी करेंगे जिन्होंने अपने दम पर अपनी नई पहचान बनाई। तो इस मंच पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, और चलिए अब हम सबसे पहले हम आज के अपने पहले मेहमान को, विशिष्ट अतिथि जो हमारे बीच इस समय मौजूद हैं, अमन बंसल जी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ, आप कृपया मंच पर आएँ, अपने स्थान को ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो चलिए इसी के साथ ही हम अपने इस पहले सत्र की शुरुआत करते हैं। एक सार्थक संवाद होगा, और सिर्फ संवाद ही नहीं होगा, इसका एक सकारात्मक परिणाम भी ज़रूर निकलेगा। ओवर टू यू सौम्या जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, और मैंने ये भी सुना है कि हमारे प्रदेश की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? Thank you, ma'am. First of all, on the behalf of Uttarakhand, I would like to welcome Ms. Soumya Tandon to our state, Uttarakhand. And talking about the inception of the university, ma'am, it started in 2005 by my father, Mr. Sanjay Bansal. 2005 यानी कि ऑलमोस्ट 20 साल हो। Yes, it's been 21 years. So we have a 22 years of education legacy in the state. Started with just 160 students and with 2 courses. Now we have 78 courses with 10,000 student strength. Wow, 10,000 students with 78 courses. That's a big achievement. Thank you. So अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ अमन जी कि आपकी यूनिवर्सिटी का USP क्या है? Unique selling point. So the unique selling point, I would only talk about the vision of the promoter. My father started with a vision that the quality education should reach to that student of the country who belongs to the lowest strata of the economy. That is, जो भी अंतिम पायदान का बच्चा है उसको भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, so that कोई भी किसान का बच्चा आगे किसान ना बने, कोई भी इलेक्ट्रिशियन का बच्चा आगे इलेक्ट्रिशियन ना बने. They have to prosper for their career and they have to do wonders. So with the same thought in the mind of the educators, the leadership and the promoters of the university, the USP is we do not have any lineage on any kind of quality education. लेकिन अब अमन जी, जैसे हम देख रहे हैं कि चैलेंज ये हो जाता है एजुकेशन सेक्टर में कि इंडस्ट्री और एजुकेशन को जोड़ा कैसे जाए। अक्सर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि पढ़ाई करने के बाद क्या हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करेक्ट? तो वो जो गैप है वो आप कैसे ब्रिज करते हैं कि स्टूडेंट्स को बाहर की दुनिया, इंडस्ट्री और कंपटीशन के लिए आप तैयार करें? So on this, I would like to say the education is a blend of academics, placements and practical exposure. So with all these 3 blends form a word called experiential learning. So every course we have in the university, every student has to go through an experiential learning process, wherein from the concepts to his practical exposure in the forms of internships, social internships, and then training for the placements. And I can back that by saying that in the recession wherein the top universities and the colleges of the country are not giving good placements, we have a stagnant 78% placement percentage in the university. So that means out of 1,000 students, 780 students have offer letters in their hands and they are successfully placed in big MNCs of the world. That's a big achievement. पर अमन जी, एक बात और मुझे लगती है, थोड़ा सा हटके भी शायद होगा सवाल, कि
जो प्रदेश होते हैं जैसे उत्तराखंड के बच्चे हैं, अक्सर उनको अपना घर छोड़कर बाहर बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाकर व्यवसाय ढूंढना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रदेश के बच्चों को प्रदेश में ही रख के, प्रदेश की ही इंडस्ट्री में या उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं कि आप अपने प्रदेश में रहकर स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मेक दिस प्रदेश या मेक योर स्टेट प्रॉस्परस। Yes, indeed. So, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, so we are a tourism-led state, and now we are tourism come education-led state. So, education in the state of Uttarakhand Uttarakhand is known as the education capital of the country. So earlier we were talking about the primary education, because out of the top 10 schools in the country, 7 are from Uttarakhand. Like Doon School, Welham Girls, Welham Boys, St. Joseph's, and then Woodstock, and many more. Now when we talk about secondary education, again we have somewhere around 25 to 30 universities in the state with around 250 to 300 schools. So secondary education is also developing on a very magnificent magnitude. But then when we talk about entrepreneurship, yes, I do agree. That is why, if everyone remembers categorically, last year when our Honorable Prime Minister came to our state, he announced that Uttarakhand will be the next destination for weddings. And with that, if you see, the magnitude of hotels we are getting in the town, in the state, is enormous. उत्तराखंड के जो शेफ्स हैं, उत्तराखंड की जो हॉस्पिटैलिटी है, आई थिंक इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस. हम किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी अच्छे 5-स्टार होटल में जाएंगे, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव शेफ, 99% द एग्जीक्यूटिव शेफ विल बी फ्रॉम उत्तराखंड. क्या बात है, मतलब मुझे यहाँ पर अब थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए. Yes, खाने को ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. And with the hotel industry, I would also talk about the startup culture. Right. If you see the startups coming up from the people of Uttarakhand, because they also want to stay in their own state, in their hometown. Because MNCs यहाँ नहीं आ पा रही हैं. We have Hyderabad, Bangalore, Gurgaon, Delhi as IT hubs. The students are creating their own startups, and they are establishing their offices in their hometowns, in their home state only, which is another division of the economy prospering of the state. Hospitality, और आपने कहा maybe events, wedding planners, another Mr. Aman Bansal as an entrepreneur. We might have more Aman Bansals here. So Aman जी ये बताइए कि what is the advice you will give to your children, or what would you, or let me change this, मैं पूछूंगी आपसे कि अगर आप कि मैं अमन बंसल को एडवाइस देना चाहूँ क्या होगी? So क्योंकि आप इतने सारे स्टूडेंट्स को का मार्गदर्शन करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, so ये सवाल. In the era of 21st century, I think skill is not a limit anymore, because every person has some or the other skill set. But 3 to 4 things what I would, advise everyone, any young person. First of all, it's empathy. Wow. In the world of AI, empathy, क्या बात है? बिल्कुल सही. मैं आपसे बिल्कुल agree करती हूँ इस बात में. Till the time we understand the problem from the other's point of view, we have to step in the shoes of the customer and then understand what the problem is. I think we can not solve the problem at large. Second is the critical thinking. जब तक हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, सिचुएशन, एनवायरनमेंट एनालाइज ना करें, क्रिटिकल थिंक ना करें, I think we will not resolve anything out of the, whatever we have in our hands. Back in, when we were studying, back in 2012-15, we had a very basic technology, but we did not have artificial intelligence. But in today's era, AI literacy is another very important aspect and a skill which every youngster of the country should be enabled with. Because if
AI का नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन आपके फ्यूचर का ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो जाएगा. बहुत आपने सही कही 3 बातें, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एआई एजुकेशन. मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करती हूँ जो मुझे लगता है कि अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि इतनी सारी जॉब्स जो हैं जो आज आप कर रहे हैं वो शायद आप 5 साल बाद नहीं करेंगे, जो आप 5 साल बाद करेंगे वो फिर उसके 10 साल बाद नहीं करेंगे. यू हैव टू पिवट, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू कीप अडेप्टिंग टू चेंजिंग टाइम्स. दिस वाज वेरी नाइस अमन जी. सो आई रियली होप दैट आपकी जो लेगेसी है जो आपके पिताजी ने शुरू की थी और सन टेक्स ओवर और मे बी इट टेक्स टू अनदर लेवल. आपका विजन क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपका, मैं कहूँगी 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या विजन है? So the thought process जो मेरा है in person is aligned with what thought process my dad has. Because अगर आप देखें, so we have universities who are demanding 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakh rupees of fees per year. And there are people who can afford it. But there are people in the society who actually crave for education. I think वो government school से पढ़ते हैं and then किसी private institute में आने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ता है. So for that, I would also highlight that we have started an initiative 5 years ago wherein we teach the students, 50 students in a year on 100% scholarship, totally sponsored by the society itself, the sponsoring society. So that, but the catch is 50 students have to be from the below poverty line segment. So that घर में अगर साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए इनकम हो रही है, 4 years 3 years later when the student graduates, at least they start earning 6 to 7 lakhs and they do not have to see those crying eyes of their parents again. Second, it is very easy to increase the student population anywhere, but the vision and the focus is not to increase the population of students, instead to give them quality education to no matter how many students come to the university. That is the vision of the university and us. जी, आपने बहुत अच्छा, सबसे पहले तो जो आप ऑलमोस्ट लाइक CSR एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप 50 स्टूडेंट्स को 100% की स्कॉलरशिप देकर अपनी यूनिवर्सिटी में एजुकेट कर रहे हैं. पहले बात, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है. इस बात के लिए मैं आपको दाद देना चाहूँगी. और दूसरी बात आपने कही कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ओवर क्वांटिटी. लेकिन अमन जी, एक और चीज़ जो मुझे एजुकेशन सेक्टर में लगती है कि जो हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी उच्च हो सकती है जब आपके शिक्षकों की क्वालिटी उच्च हो. लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि हमारे देश में एकेडमिक्स को एज अ चॉइस ऑफ प्रोफेशन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं. आप समझ रहे हैं? दे वांट टू जॉइन, कम इन द मल्टीनेशनल कंपनीज, या वो अपना खुद का भी भले उद्योग शुरू करना चाहते हैं. लेकिन एकेडमिक्स को एक बहुत एस्पिरेशनल वोकेशन हमारे देश में नहीं देखा जाता. ये एक मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है पर्सनली कि शिक्षकों का हम स्तर कैसे बढ़ाएं, शिक्षकों को का जो एकेडमिक्स एज अ वोकेशन कैसे हम बहुत अट्रैक्टिव बनाएं बहुत होनहार बच्चों के लिए. Right, ma'am. I totally agree with your point that people do not take academics as their first choice. Probably this is possible in some towns wherein the education is not that exposed. A town or a state like Uttarakhand, which is known as education capital of the country, यहाँ पे we do not have corporates, we do not have big giants, MNCs. So big giant here is a university or a school or a college. And I feel that this seed of teaching the society should be fed in the university or the school times in the person. I will give you a very small example on this. The teachers what we take in the university, we make sure that every teacher has an orientation and bent towards research and innovation. Because today, education without research innovation is zero.
Gone are those days when education was happening through books or maybe through web pages, Google and Wikipedia. हम जब AI की बात करते हैं, AI will only speak about the data it has. AI will never speak or never tell us about anything what data is not existing. So there comes the role of research and innovation. And a person who is inclined towards research and innovation, 99% that person will join education because he wants to deliver to society. Government में DST, DBT, ANRF, Ministry of Industries, those are government jobs which are limited. So everyone cannot be a scientist. Everyone cannot get that government job in those agencies. So after that, the person prospers and wants to teach anyone for society at large. And second, the education field of the country is at par with the paying capacity of corporates now. Exactly. I think that is the main point कि आप teaching profession की जो paying है capacity जो pay आप कर रहे हैं उनको make it at par with the industry so that it becomes like something that students aspire for. Well said. Last question. What would you like your future generation to do? Future generation as the students what we have, or my personal future generation? Your personal future generation. To do something which can contribute to the society. We are Indians. We are living in this country. Do you want your मतलब जो आपकी जो बच्चे हैं आप वो चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएं? Yes, sure. So they should, if they have to, they should join the university and they should contribute to the society at large. Because अगर हमने इंडिया के लिए काम नहीं किया, I'm sure every one of us should work for this country so that this country is developed in no time. If we are on rank 2, rank 3 as developing nation, we should be developed before 2047 as the vision of PM Modi says, Viksit Bharat 2047. I think 2047 से पहले वो 2030 में हो जाना चाहिए. तो मैं आपके लिए बस यही कहूँगी कि आप देव भूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने जहाँ लोग इंटरनेशनली अप्लाई करें, कंपटीशन में बैठें, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें और इट बिकम्स अ यूनिवर्सिटी इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म. यही मेरी आपके लिए विश है एंड आई होप कि द फ्यूचर जनरेशंस एक्चुअली मेक्स द बंसल्स रियली प्राउड और we have more such entrepreneurs and people who are setting up their own businesses in Uttarakhand. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. बहुत धन्यवाद. और अब समय आ चुका है सम्मान का, क्योंकि सम्मान भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है. अमन बंसल जी, आपने अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन किया और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, मैं आग्रह करूँगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा जी से. सर, आप कृपया मंच पर आएँ और हमारे मेहमान को आप सम्मानित करें. ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार. तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इतना शानदार ये संवाद रहा है, ये सेशन रहा है और एक नया विज़न इस संवाद के ज़रिए, इस सेशन के ज़रिए हमें देखने को मिला है.